हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस जब अपन हमारे नेक्स्ट वीडियो डेट इज फिब्रोएनालिटिक सिस्टम। गाइस ये फिब्रोएनालिटिक सिस्टम जो है ये एक्चुअली एंटी कोएगुलेंट मैकेनिज्म, ठीक है। अभी यार लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि भाई ब्लड कोएगुलेशन कैसे होता है। तो अब ऐसे यार कोएगुलेशन होता रहेगा तो चीजें कितनी खराब हो जाएगी, समझ लो। अपन को सब कुछ कोएगुलेट नहीं करना है, जहां अपने डैमेज हुआ है वहां पे कोएगुलेशन करना है। तो अपने पास यार मतलब एक एंटी कोएगुलेशन मैकेनिज्म होना चाहिए जो है, और उसका नाम है फिब्रोएनालिटिक सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने ब्लड कोएगुलेशन फिजियोलॉजी में आते हैं यार, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ ब्लड क्लॉटिंग कर दिया है, नेम ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स कर दिया है, एंटी कोएगुलेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स अपन चल रहे अपन कवर करेंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी टीचर क्या होता है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे के साथ छोटा सा क्वेश्चन साइड में चिपका देता है कि भाई फिब्रोएनालिटिक सिस्टम पे भी लिख दो। तो बच्चा पढ़ के जाता है तो लिख देता है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओरिएंटेशन क्या रहेगा इस वीडियो में यार, फिब्रोएनालिटिक सिस्टम को पहले अपन कवर करेंगे। फिर यार एक क्वेश्चन और आ सकता है, व्हाट विल हैपन इन वाई के अंदर, वाई ब्लड डज नॉट क्लॉट इन सर्कुलेशन, तो वो भी अपन कवर करेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं। देखो यार, जो फैक्टर्स है ना क्लॉटिंग मैकेनिज्म को इनिशिएट कर रहे थे ना, वही फैक्टर्स एक्चुअली उस क्लॉट को तोड़ने में भी मदद करते हैं, और यही मैकेनिज्म को कहते हैं फिब्रोएनालिटिक सिस्टम। तो क्या होता है कि भाई ब्लड के अंदर ना एक और प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मिनोजन, या फिर इसको कह लो प्रोफिब्रिनोलाइसिन, ठीक है। नाम से समझो यार, फिब्रिनोलाइसिन जो फिब्रिन को तोड़ेगा। प्रो का मतलब ये अभी इनएक्टिव है, ठीक है। तो इसे एक्टिव कौन करेगा, या तो प्लाज्मिनोजन कह लो, प्रोफिब्रिनोलाइसिन कह लो, ये कन्वर्ट होता है अपने प्लाज्मिन या फिब्रिनोलाइसिन में, ठीक है। अगर कन्वर्जन की बात करें तो देखो क्या होता है कि भाई जैसे टिश्यू डैमेज हुआ, तो ये टिश्यू डैमेज क्या करवा रहा है, एक्सट्रिंसिक पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे जो भी एक्चुअली, अगर स्पेसिफिकली कहते हैं टिश्यू डैमेज की वजह से एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है, और इंट्रिंसिक पाथवे ब्लड ट्रॉमा की वजह से एक्टिवेट होता है। हालांकि दोनों साइमल्टेनियसली एक्टिवेट होते हैं। तो ये टिश्यू डैमेज जब होता है ना, तो अपना क्लॉटिंग तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन साथ साथ क्या होता है, ये एक फैक्टर रिलीज करता है जिसे कहते हैं टीपीए। क्या कहते हैं, टीपीए। ये टीपीए क्या करेगा, ये टीपीए इस मैकेनिज्म को, ये टीपीए क्या करेगा, प्लाज्मिनोजन या को एक्टिवेट करेगा प्लाज्मिन के अंदर, ठीक है। साथ में जब अपना ब्लड क्लॉटिंग एक्टिवेटेड है तो थ्रोम्बिन, जो आपने देखा है थ्रोम्बिन बनता है, वो थ्रोम्बिन भी इस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। कहने का मतलब ये दोनों सिस्टम, ब्लड क्लॉटिंग ये और एंटी कोएगुलेंट, दोनों साथ चल रहे हैं जिससे एक बैलेंस क्रिएटेड रहे, ठीक है। लेकिन ये काफी स्लो मैकेनिज्म है। जब ब्लड क्लॉटिंग होनी होती है, जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और ये धीरे धीरे टूटता है। होता क्या है कि मान लो यार कुछ फ्लूइड टिश्यू में लीक हो गया, क्लॉटिंग मान लो ब्लड क्लॉट टिश्यू में हो गया, तो भाई वहां भी अपन को उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ब्रेक होता है। तो थ्रोम्बिन इसने क्या करा, प्लाज्मिन में एक्टिवेट कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये जो प्लाज्मिन है जो अपना फिब्रिन बनता है, ठीक है ना, फिब्रिन, ये कह लो फिब्रिनोजन, ये क्या करेगा, ये इसको तोड़ देगा, ठीक है। ये तोड़ देगा इसको फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इस तरीके से अपना ये पूरा क्लॉट टूट जाता है, और हीलिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है, और जहां अपन को क्लॉट की जरूरत नहीं होती तो वहां ही तोड़ने के बहुत इजीली अच्छे से काम आता है। और एक बात बताओ, ये एफडीपी मान लो बन गए, तो अपन ये भी नहीं चाहते कि भाई क्या होता है, सब चीज बैलेंस में चल रही थी, इसको नेगेटिव फीडबैक देता है कि भाई अब तू और मत एक्टिवेट कर, ऑलरेडी टूट चुकी है चीजें, समझ गए। तो ये पूरा सिस्टम था फिब्रोएनालिटिक सिस्टम। तो जो प्लाज्मिन आप समझ गए कि यार ये मतलब एक तरीके से ना एंटीकोएगुलेंट की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे। और जब भी प्लाज्मिन बनता है, लाइसिस हो जाएगी अपने क्लॉट की, और यहाँ तक कि कभी कभी तो इतनी लाइसिस हो जाती है कि हाइपोकोएगुलेबिलिटी, ठीक है ना। इससे मतलब भी मतलब इतना ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो जाते हैं कि भाई कोएगुलेशन ही नहीं हो पाता, एक तरीके से समझ लो। इतना मतलब ब्लड बिल्कुल ही खराब हो गया एक तरीके से, इतना प्लाज्मिन क्रिएट हो चुका है। जैसे कि मेरी बात समझना, क्या होता है कि भाई इसका मतलब है कि कुछ फैक्टर्स इसको प्रमोट करते हैं सिस्टम को। फॉर एग्जांपल जैसा अगर मैं बताऊं फैक्टर्स अफेक्टिंग में, कि भाई ये प्रमोट किसकी वजह से होता है, मान लो कोई स्ट्रेस के अंदर है, प्रमोशन होगा एक तो स्ट्रेस के अंदर, ठीक है। स्ट्रेस के अंदर कह लो एपिनेफ्रिन के रिलीज, जब अपन एपिनेफ्रिन डालते हैं तब भी ये अपना फिब्रोएनालिटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये एक्चुअली ना कुछ फैक्ट समझो, मतलब ये इतना इसका रोल नहीं है, अपने को अपने काम की इतनी चीज नहीं रहती है, ठीक है। ये तो बस ऐसे बकवास है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किससे प्रमोट होता है, टिश्यू एक्टिवेटर से। आपको पता है कि ये ना बॉडी के अंदर जैसे ये तो टिश्यू डैमेज हुआ तो टीपीए रिलीज हुआ, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो टिश्यू एक्टिवेटर और भी होते हैं, लाइक किडनी सेल्स जो होते हैं ना, वो भी एक प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं यूरोकाइनेस।
टिश्यू ने प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर किया, उसे कहेंगे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। किडनी सेल जो रिलीज करते हैं उसे कहते हैं यूरोकाइनेज, ये भी यही काम करता है, इस प्रोसेस को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करवाता है और वो प्लाज्मिन क्लॉट को तोड़ देता है। अच्छा, अगर इनहिबिटेड की बात करूं कि भाई ये इनहिबिटेड किससे होता है, तो एंटी प्लाज्मिन, प्लाज्मिन का उल्टा एंटी प्लाज्मिन। तो ठीक है, छोटी सी बात थी। मेन अपने जो काम की बात ये है कि भाई इसका फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, वो देखते हैं अपन कि इसका फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। खुल जाए यार। फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहली बात यह, अगर क्लॉटिंग सिस्टम डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है, फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, अगर मान लो क्लॉटिंग सिस्टम डोमिनेट कर गया तो इंट्रावेस्कुलर थ्रोम्बोसिस हो सकती है, और अगर मान लो ये फिब्रिनोलिटिक सिस्टम डोमिनेट कर गया, ठीक है, तो ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है। तो इन दोनों में से क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है। और भी मैंने आपको ब्लीडिंग टेंडेंसी बताई थी, किसमें हो सकती है, लिवर डिसीजेज में, दूसरा विटामिन के डेफिशिएंसी में, ठीक है। ये एक्चुअली क्या करता है, ये प्लाज्मिन है ना, ये काइनेंस भी बनाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे मान लो डैमेज हुआ टिश्यू का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे अपनी ये ना नर्व एंडिंग्स भी है, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो टिश्यू डैमेज हुआ, इसने क्या रिलीज किया, टीपीए, टीपीए ने क्या बनाया, प्लाज्मिन। तो ये प्लाज्मिन एक्चुअली क्या करेगा, ब्रेक करेगा क्लॉट को, लेकिन ये प्लाज्मिन साथ साथ क्या करता है, काइनेंस बनाता है। क्या बनाता है, काइनेंस। काइनेंस एग्जांपल ब्रेडिकाइनिन। तो ये ब्रेडिकाइनिन क्या करते हैं, यहाँ पे जो नर्व इंपल्सिस है ना, पेन के लिए जो नर्व इंपल्सिस है, पेन के लिए जो सेंसरी रिसेप्टर्स है, उनको एक्टिवेट करता है, और इसकी वजह से पेन जाता है अपनी, मतलब ब्रेन तक पेन जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ हुआ है, समझ लो। तो ये काइनिन भी बनाता है, और इस वजह से अपना ये सेंसरी फीचर्स या वेस्कुलर फीचर्स में भी रोल प्ले करता है, ठीक है। बस आगे बात समझ में, ओके। अब एक क्लिनिकल पॉइंट क्या होगा, आप समझ गए कि भाई जब क्लॉट बना है तो क्लॉट टूट कैसे रहा है, इस तरीके से। अच्छा, कभी कभी मान लो क्लॉट नहीं टूट रहा है किसी भी रीजन से, तो अपन एक्सटर्नली टीपीए दे सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बना करके, उसे कहते हैं एचटीपीए, ह्यूमन टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, और ये अपन देंगे। और एमआई जो, अगर पेशेंट को अगर एमआई है, ठीक है, मायोकार्डियल इस्चीमिया है, ठीक है, या इन्फारेक्शन कहीं हुआ है, तो उस जगह पर ये क्लॉट को बस्ट कर देगा। एक और अपन एनसीईआरटी में भी पढ़ते हुए आते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, हमेशा अपन याद करके जाते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज इज अ क्लॉट बस्टर। तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेज वही है, एक्चुअली प्लाज्मिन बनाएगा। इससे रिलेटेड एग्जांपल यूरोकाइनेज, जो अपनी बॉडी में किडनी सेल्स रिलीज करते हैं, ठीक है, जिससे ब्लॉकेज नहीं रहे। तो ये सारे तीनों एंजाइम्स मतलब एमआई के अंदर रोल प्ले करते हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता, ठीक है, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाई ब्लड डज नॉट क्लॉट, भाई सब कुछ चल रहा है, क्लॉट तो होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे कि क्लॉट कैसे होगा, जब इंजरी होगी तभी तो क्लॉट होगा। तो भाई मान लो इंजरी हो गई तो क्लॉट होते रहना चाहिए, रुक क्यों जाता है, जब मैंने आपको बताया कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म इज अ पॉजिटिव फीडबैक रिएक्शन। देखो सबसे पहली बात, क्लॉट पहली बात तो बिना उसके क्यों नहीं होता, समझो कि भाई अगर कहीं कुछ ट्रॉमा हुआ ही नहीं, कहीं कोई रप्चर हुई नहीं, तो क्यों नहीं होता। एंडोथीलियल फैक्टर्स है कुछ, जो एंडोथीलियम है, ठीक है ना, वो एक तो स्मूथ है, ठीक है। तो स्मूथ एंडोथेलियल फैक्टर की वजह से क्या होता है कि एक्टिवेट नहीं होते अपने ये जो इंट्रिंसिक सिस्टम है, उसके जो हर एंजाइम इनएक्टिव स्टेट में है ना, तो वो एक्टिवेट होता ही नहीं है। दूसरा, इस ग्लाइकोकैलिक्स, इस जो अपनी एंडोथीलियम है, इसके ऊपर एक लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स। एक्चुअली ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है, ये नेगेटिवली होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, और जो अपने प्रोटीन्स होते हैं वो भी एनायंस होते हैं। तो ये क्या रिपेल करती है क्लॉटिंग फैक्टर्स को उसके पास आने से, अनटिल अनलेस एंडोथीलियम रप्चर नहीं हुई हो, ठीक है। इस एंडोथीलियम के ऊपर एक और एंजाइम अटैच रहता है, एक और सब्सटेंस अटैच रहता है, एक और प्रोटीन अटैच रहता है, जिसे कहते हैं थ्रोम्बोमोड्यूलिन। ये थ्रोम्बोमोड्यूलिन क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है थ्रोम्बिन को, थ्रोम्बिन के साथ बाइंड कर लेता है। तो थ्रोम्बिन अगर नहीं मिलेगा तो ऑफकोर्स अपना क्लॉटिंग रुक ही जाएगा, ठीक है। एक लास्ट चीज, ये जो थ्रोम्बोमोड्यूलिन थ्रोम्बिन बनता है ना, ये एक्टिवेट करते हैं प्रोटीन सी को, समझ गए बात। ये प्रोटीन सी एक्चुअली एक एंटीकोएगुलेंट है, ओके। दूसरा क्या है कि, अच्छा बाकी मैंने आपको पॉइंट बता देते हैं, एक एंटी थ्रोम्बिन एक्शन ऑफ फिब्रिन, पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। एक और बताया था, एंटी थ्रोम्बिन एक्शन ऑफ एंटी थ्रोम्बिन 3, याद है ना। मैं आपको तो बार बार एक ही चीज नहीं बता सकता, प्लीज आप लोग पूरा प्लेलिस्ट को देखा करें, तभी मतलब फील आएगी आपको। और मैंने आपको क्या बताया था, हिपैरिन। ये तीनों मैकेनिज्म मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि ये एक लिमिटिंग रिएक्शंस बनाते हैं, मेजर लिमिटिंग रिएक्शंस। भाई ये तो कब है भाई, जब ट्रॉमा नहीं हुआ, तो इस वजह से नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इन दोनों पॉइंट की वजह से क्या होगा, इंट्रिंसिक सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। और अगर इंट्रिंसिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो ये पांचों चीज अपनी हेल्प करने के लिए तैयार है, ठीक है। थ्रोम्बोमोड्यूलिन, प्रोटीन सी, फिब्रिन, एंटी थ्रोम्बिन 3 एंड हिपैरिन।
साथ में अभी मैंने आपको बताया, अगर मान लो ये तो काम कर रहे हैं, साथ में क्लॉट बन गया, कहीं अपन को क्लॉट तोड़ना है, ये तो कब, जब क्लॉट ट्रॉमा हुआ ही नहीं, ट्रॉमा हो गया, क्लॉटिंग को अब रोकना है, ठीक है, क्लॉट बन गया, अब उसको ब्रेक करना है, तो क्या है, फिब्रिनोलिटिक सिस्टम। आगे बात समझ में, कितनी शानदार चीज़ है ना, मतलब बड़ा ही खतरनाक चीज़ है, अगर समझ में आ जाए ना तो फील ही आ जाती है फिब्रिनोलिटिक सिस्टम। और एक बेसिक पॉइंट यार, वेलोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर यार वेलोसिटी एक ऑप्टिमम रहेगी अपने ब्लड के अंदर, तो उस वजह से भी अपना क्लॉटिंग स्टार्ट नहीं होता। अगर स्लो हो जाता है ब्लड तो क्लॉटिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो गाइस आपको आ गया समझ में यार। तो इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, लाइक वाइक बहुत किए थे लास्ट वीडियो में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। अगर टेलीग्राम को तो नहीं फॉलो कर रहे तो बहुत नुकसान है, ठीक है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ ये बात। और इंस्टाग्राम पे यार मैं ना रील वील डालना शुरू करने वाला हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो यार जरूर, मतलब सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, ठीक है। ये चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर के देख सकते हो। कमेंट्स किया करो यार, काफ़ी अच्छा लगता है। आजकल काफ़ी खुश होकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। अच्छा हाँ, एक खुशखबरी बताऊँ, मेरी एनटी कंप्लीट हो गई, ये अब है ना मैं ऑप्थेल्मोलॉजी करूँगा, ठीक है। उसके बाद अपन करेंगे पीएसएम, फिर फाइनली जाके थर्ड ईयर कंप्लीट होगा। बहुत सारा बाकी है गाइस, आप लोग प्रार्थना करते रहा करिए कि आशीष सर के पीजी में अच्छा हो। मतलब मुझे बहुत टेंशन है, अभी तो बहुत बाकी है यार। मेरी क्लास के बच्चों ने सर्जरी भी शुरू कर दी। कोई बात नहीं यार, करूँगा, मैं भी कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा आलसी हूँ, नहीं कुछ ज़्यादा ही आलसी हूँ। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।